थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ज़रा याद कीजिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप छोटी क्लास में किस तरह प्रूफ करके आए हैं और मुख्तलिफ न्यूमेरिकल में किस तरह यूज़ करके आए हैं। हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और वो है 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम साबित करेंगे कि ये इक्वेशन भी अपनी डायमेंशन के लिहाज से बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं साबित करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है 2, और 2 मैथमेटिकल नंबर है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लिहाजा इसकी कोई नेचर नहीं होगी। इसको हम आगे चलकर इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने 2 लिखा, और फिर क्या मौजूद है यहाँ पर एक्सीलरेशन। एक्शन का फॉर्मूला भी आपको याद है और इसको डायमेंशनली एनालाइज करना भी आप सीख चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट इसकी डायमेंशनल फॉर्म लिख रहा हूँ L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है S, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक आप जानते हैं कि 2 पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है। यही वजह है कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं L। राइट हैंड साइड पर आ जाइए, वी एफ स्क्वायर। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे इनिशियल पॉइंट की हो चाहे फाइनल पॉइंट की हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान किसी भी पॉइंट की हो, लेकिन होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट और इसकी नेचर चूंकि सेम ही रहती है किसी भी पॉइंट पर, तो हम यहाँ इसको डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं L/T होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के लिए भी हम क्या लिखेंगे L/T और फिर होल स्क्वायर। ये कहाँ से आ गई डायमेंशनल नेचर, इसके लिए फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक्सीलरेशन बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्म अप्लाई करेंगे, यही कंडीशन आप हासिल कर लेंगे एक बार। फिर आगे चलते हैं। 2L को L से मल्टीप्लाई कीजिए L स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया T स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर आ जाइए। ये जो होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट पर, ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम की तमाम टर्म्स पर होता है। तो स्क्वायर को L पर ऑपरेट कर दीजिए L स्क्वायर, स्क्वायर को T पर ऑपरेट कर दीजिए T स्क्वायर माइनस स्क्वायर को L पर ऑपरेट कर दीजिए L स्क्वायर, स्क्वायर को T पर ऑपरेट कर दीजिए T स्क्वायर। अब बज़ाहिर मैथमेटिकली अगर देखें तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन डायमेंशन में मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स मैटर नहीं करती, हमें जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर को मालूम करना होता है। तो यही वजह है कि हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, फिर हम नेचर किसकी मालूम करेंगे। तो डायमेंशन मालूम करने के लिए हम प्लस माइनस होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैंसिल नहीं करते, यानी जीरो नहीं लेकर आते। तो आप चाहें तो इसी तरह आगे लेकर चलें, और अगर कन्फ्यूजन है कि माइनस से तो क्यों नहीं कर रहे, तो उसको मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ। एक और तरीका भी है कि मैं L स्क्वायर ओवर T स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन प्लस हो जाएगा 2L स्क्वायर ओवर T स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओवर T स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर L स्क्वायर ओवर T स्क्वायर। ये 2L स्क्वायर ओवर T स्क्वायर और ये 1L स्क्वायर ओवर T स्क्वायर, दोनों टोटल कितने हो गए 3L स्क्वायर ओवर T स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर L स्क्वायर ओवर T स्क्वायर, T स्क्वायर को नीचे से ऊपर शिफ्ट करें तो सूरत हाल क्या हो जाएगी 3L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर भी L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। यहाँ L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, जो कि मैथमेटिकल नंबर है, जबकि L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है 3, ये भी मैथमेटिकल नंबर है। तो आप चाहे तो शुरू में ही 2 को इग्नोर कर दें या नीचे आकर 3 को इग्नोर करें, आपकी मर्जी है। यहाँ हम करेंगे 3 को इग्नोर, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। पूरी वर्डिंग बिल्कुल वैसी आएगी, सिंस इट इज डायमेंशनलेस। आपको याद हो चुकी है वर्डिंग। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर भी L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा यहाँ से इधर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, 3 को इग्नोर करने के बाद राइट हैंड साइड पर भी L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। तो साबित हुआ कि
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी नेचर के लिहाज से बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जरा याद करें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मालूम करने का कौन सा फॉर्मूला आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं। यकीनन आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन L/G। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर T ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है डायमेंशनल फॉर्म में। यही वजह है कि हम इस T यानी लेफ्ट हैंड साइड पर तो कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन राइट हैंड साइड पर इस पूरी की पूरी चीज़ को हम T बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि दोनों साइड पर नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेम हो जाए। तो T इक्वल्स 2 पाई मैथमेटिकल नंबर्स, 2 भी मैथमेटिकल नंबर है और पाई भी मैथमेटिकल नंबर है। तो यही वजह है कि इसको हमें इग्नोर करना होता है। फिलहाल इसको मैंने यहाँ पर यूं ही लिखा है। अब स्क्वायर रूट के अंदर L और G यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्म क्या हो जाएगी L/T²। अब देखिए T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट, लेंथ से लेंथ क्या हो गई कैंसिल। जब लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई तो ऊपर भी बचा 1, बीच में बचा 1 और सबसे नीचे क्या बच गया T²। डबल T डिनोमिनेटर, एक ये रहा और एक ये रहा। मैथमेटिकल रूल के मुताबिक सबसे नीचे वाली वैल्यू जो सब डिवीजन में होती है वो ऊपर जाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सूरत हाल क्या हो गई, T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट T²। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें और साथ में इस 2 पाई को, जो कि मैथमेटिकल नंबर्स हैं, पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको भी इग्नोर कर दें, 2 को भी इग्नोर कर दें। तो हम लिख सकते हैं इग्नोरिंग 2 पाई सिंस इट इज डायमेंशनलेस। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, T इक्वल्स T, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहां पर सेम हो गई। साबित हुआ कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को ये जो फॉर्मूला लिखा जाता है ये अपनी नेचर के लिहाज से बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर मैंने जैसे कि ग्रेविटेशनल एक्शन के लिए L/T² डायरेक्टली यूज़ किया है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि G बेसिकली एक्सीलरेशन ही है और वो क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसकी डायमेंशनल फॉर्म क्या बनेगी L/T²। डायरेक्ट मैंने डायमेंशनल फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको मुख्तलिफ फिजिकल इक्वेशंस या मुख्तलिफ फिजिकल फार्मूले को डायमेंशनली प्रूफ करने का तरीका पता चल गया होगा और डायमेंशनली एनालाइज करने का मकसद क्या होता है, जस्टिफिकेशन क्या हम कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचर किस लिहाज से सही या कहाँ पर गलत हो सकती है, ये हमारा पर्पस होता है। नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद कुछ फार्मूला और इक्वेशंस की डायमेंशनल फॉर्म को प्रूफ करेंगे। यहाँ तक आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई क्वेश्चन डायमेंशन मालूम करने के लिहाज से या डायमेंशन प्रूफ करने के लिहाज से आपके जहन में हो तो आप बेला झिझक मुझसे पूछ सकें। और असाइनमेंट वगैरह जो आपको दिया जाएगा फिर उसको सॉल्व करने भी यकीनन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें। अपना ख्याल रखिएगा और यहाँ तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।